नमस्कार दोस्तों। ट्रू आई एस एंड पी सी एस में आप सभी का स्वागत है। PD 365 की इकोनॉमी की जो सीरीज़ है उसके अंदर हम लोग जो पहला टॉपिक है ना इसका उसका 1.1 कंप्लीट तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि है स्टेट फाइनेंस और गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स। इसको हमने देख लिया था। आज की डिस्कशन में हम लोग टैक्सेशन के टॉपिक से शुरुआत करते हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको ये वाला आर्टिकल ना समझना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीके से इंट्रोडक्शन के बारे में दोस्तों बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों आया। हाल ही में देखिए हुआ क्या, पार्लियामेंट ने ना एक जो अमेंडमेंट एक्ट है दो वो लेकर आया पार्लियामेंट, जिसका नाम है टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021। ठीक है, क्यों लेकर आया अमेंडमेंट एक्ट? दो जो एक्ट्स हैं उसको अमेंड करना था, उसके प्रोविजंस को अमेंड करना था। मतलब ये जो टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट लेकर आया ना, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसकी मदद से दो अमेंडमेंट एक्ट्स को दो एक्ट्स को अमेंड करा जाना था। कौन से थे वो दो एक्ट? सबसे पहला था इनकम टैक्स एक्ट 1961 और दूसरा फाइनेंस एक्ट 2012। ठीक है, तो अपने आप में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट ने किस किस ऑलरेडी जो एक्ट्स थे उसके अंदर अमेंडमेंट करा। तो आप सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इनकम टैक्स का जो एक्ट था कौन सा है वो 1961 का, इसके अंदर अमेंडमेंट करा गया। इसके अलावा जो फाइनेंस एक्ट है कब का, 2012 का, इसके अंदर अमेंडमेंट करा गया। तो सरकार ने फाइनली डिसाइड करा 2012 का हमारे देश के अंदर जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ चलता था इसको फाइनली सरकार ने स्क्रैप कर दिया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ जो कि हमारे देश में साल 2012 से फॉलो होता हुआ आया है, अब ये हमारे देश में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट एक्ट लाकर कुछ अमेंडमेंट करे इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस एक्ट के अंदर, और 2012 के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ को स्क्रैप कर दिया, अबॉलिश कर दिया। अब हमें ये समझना है ये जो वर्ड यूज हो रहा है, जो कि हमारा टॉपिक भी है डिस्कशन का, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है और इंडिया में ये किस तरीके से लागू करा गया था भारत की सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान देना कि इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड लुकिंग टैक्स। बैकवर्ड लुकिंग टैक्स मतलब रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब वैसे भी यही होता है। अगर हम लोग वर्ड बोले ना ये रेट्रोस्पेक्टिव, तो इसका मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को बैक डेट से देखना, पुरानी तारीख से देखना। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई कि पुरानी तारीख से टैक्स लग रहा है, इसका मतलब? तो यही वाली बात है कि ये ना एक तरीके से ना काफी लोगों को, काफी कंपनीज को पसंद नहीं आता था ये वाली चीज। जैसे आप पहले इसका रैशनल देखिए एक बारी। ये एक बैकवर्ड लुकिंग टैक्स ना बड़े सारे देशों के द्वारा यूज करा जाता है जो टैक्सेशन एनोमलीज होती हैं उनको रिमूव करने के लिए, कि मतलब प्रॉपर तरीके से कंपनीज वगैरह आज के टाइम में टैक्स दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। जो उन्होंने पुरानी प्रॉपर्टीज खरीदी हुई थी आज के टाइम में अगर वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर कर रही हैं उसका, तो करंट सिचुएशन के हिसाब से जो रेट चल रहे हैं टैक्सेस के, ये देखा जाए कि फेयर अमाउंट से जो टैक्सेशन से जो रेवेन्यू है वो सरकार को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, सरकार ने तो ये बोल दिया कि ये रैशनल है इसका रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का। बड़ी सारी दुनिया की सरकारें ये बोलती हैं अलग अलग कंट्रीज की कि हम लोग टैक्सेशन एनोमलीज को मतलब कि सब में मतलब फेयर अमाउंट ऑफ टैक्स मतलब जो हो वो सब लोग दें। तो उस चीज़ को अगर जो फेयर अमाउंट नहीं मतलब फेयर तरीके से टैक्स जो नहीं देते हैं या फिर टैक्स से बच जाते हैं कैसे भी करके, या फिर जितना रेवेन्यू सरकार तक पहुंचना चाहिए टैक्सेशन से कंपनियां अगर उसको बचा लेती हैं, इन सभी समस्याओं को दिक्कत करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर ब्रिंगिंग रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉस। ठीक है, सरकार करती कैसे है? देखो, नए या फिर एडिशनल चार्ज लगाती है सरकार पास्ट ट्रांजैक्शंस जो करी गई होती हैं कंपनीज के द्वारा, किस चीज को ओवरकम करने के लिए, ताकि कंपनीज जो एक लीगल लूपहोल्स ढूंढ लेती हैं कि इतना रेवेन्यू प्रॉपर जो है हमें बचा लेना है, सरकार तक इतना टैक्स नहीं बचाना है इस चीज के लिए। अब दोस्तों ये वाली जो लाइन है ना जो मैंने पढ़ी, आपको बहुत अजीब सी लगी हुई होगी कि मतलब पास्ट में ट्रांजैक्शन अगर कंपनीज ने करी है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर पास्ट में ट्रांजैक्शन करी है तो पास्ट गवर्नमेंट भी तो उस कंट्री में कोई होगी ना। जैसे मान लीजिए भारत के अंदर ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ लाया जा रहा है, ठीक है, मान लिया। अब वो ये कह रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ, मान लीजिए सरकार ने ये बोला कि हम 2022 में बैठे हैं कि 2000
12 के अंदर कंपनीज ने जो भी ट्रांजैक्शन करी थी और टैक्स एनोमली से निपटने के लिए हम लोग 2012 में करी गई ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, 2022 में लगा रहे हैं टैक्स, समझ गए? मतलब सरकार ये बोल रही है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कि 2022 में आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी है वो ट्रांजैक्शन का टैक्स, एडिशनल टैक्स या फिर नया टैक्स या फिर कुछ किसी भी तरीके का एडिशनल जो रेवेन्यू है वो आपको हमें देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स साल 2022 में। अब आप कहेंगे ये ट्रांजैक्शन जो हुई है ये तो 10 साल पहले हुई है, ठीक है, और सरकार जो टैक्स लगा रही है वो 10 ईयर्स आफ्टर लगा रही है, मतलब 2012 में करी हुई हुई ट्रांजैक्शन के ऊपर सरकार 2022 में टैक्स लगा रही, तो ये क्या बात हुई? यही तो मेन दिक्कत है इसकी, यही तो मेन दिक्कत है, ये इसलिए तो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। जैसे हमें ये चीज़ अटपटी लग रही है ना, क्योंकि हमारा लॉजिक क्या बोलता है, कंपनी से कहती हैं, बड़ी सारी कंपनीज का ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि पास्ट में उस टाइम की जो रिजीम थी, जो सरकार थी, उन्होंने जितना टैक्स हमसे मांगा था हम फेयर तरीके से दे चुके हैं। अगर ये अपने मतलब कॉपीज के अंदर अपने एक तरीके से प्रूफ के अंदर कि हम लोग टैक्स पे कर सके हैं, उस टाइम की जो भी सरकार थी 2012 के हिसाब से जो भी रेट चलते थे हमने फेयर अमाउंट थे, जैसे आज हम आपको टैक्स देते हैं उस टाइम पर भी उस जमाने के अंदर भी हमने टैक्स दिया था। लेकिन सरकार इन सब चीज़ों को ना मानते हुए और एडिशनल टैक्स ये लगा देती है और उस पर नाम दे देती है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर ऐसा, अब पूरी दुनिया में ये चीज़ कॉमन तो है नहीं, हमने क्या बोला कि गिनी चुनी सरकारें करती हैं। अब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अगर इंडिया कोई ऐसा कदम उठाएगी, आप सोच के देखिए जरा, कि अच्छी वाली आपकी कंपनी चल रही है, आप हर साल टैक्स भरते हो, एकदम से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है कि आपने ना जो आज से 10 साल 15 साल 8 साल, मैं कह रहा हूँ चलो 2 साल पहले भी आपने ट्रांजेक्शन करी थी, उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगेगा। तो आप तो फिर ये सोचोगे ना कि इस देश में मुझे ऑपरेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, स्पेशली अगर आप बाहर से आए हो, है ना? मान लीजिए, बहुत नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप KFC या फिर मैकडोनल्ड जैसी कंपनी खोलकर बैठे हो, ठीक है, फूड आउटलेट खोलकर बैठे हो। अब सरकार आपसे बोलती है कि 2019 2018 2015 2010 के अंदर आपकी जितनी ट्रांजेक्शन हुई है उसके ऊपर हम आपके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाने जा रहे हैं। तो आप तो यही सोचोगे ना कि इस देश में तो यार मैं कभी रेवेन्यू कमा ही नहीं सकता, सरकार जब भी ऐसा कुछ होगा तो इसका मतलब सरकार तो मेरे रेवेन्यू के पीछे पड़ी हुई है, कि मुझे यहाँ पर, मैं सरकार को प्रॉपर तरीके से टैक्स भर रहा हूँ, भर रही हूँ हर साल, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो एक पास्ट डेट को लेकर बार बार बीच में आ जाती है और सरकार कहती है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। 2012 के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई है, 15 के अंदर जो हुई है, तो आपको लगता है कि उस जमाने के अंदर जो सरकार थी, जो उस ईयर में, उस एरा में जो सरकार थी, जैसे हम आपको अभी करेंटली टैक्स दे रहे हैं एनुअली मंथली या जो भी है, वो हम उनको भी तो देते थे। तो उसका क्या हुआ फिर हमसे? उस टाइम पर डिमांड करते हैं ना, अब क्यों ला रहे हो पुरानी चीजें? तो ये सबसे बड़ी मतलब एक चिड़ वाली बात थी, मतलब इसको लेकर, लेकिन होपफुल मतलब एक अच्छी बात ये है कि अभी स्क्रैप कर दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। और मैं जो आपको बता रहा था, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया क्या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है? कोई फॉरेन कंपनी अगर ऐसे आएगी क्या इंडिया के देश में इन्वेस्ट करने, जिसको पता हो कि यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन होता है, कल को उस कंपनी के पीछे पड़े हैं और पता चला परसों हमारे पीछे पड़ जाए वो, कि हमारा रेवेन्यू वो देख ले इस साल में बहुत ज़्यादा हुआ था, जितना टैक्स सरकार को फील हो गया जस्ट कि उनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। अब तुम्हारे फील होने से क्या होता है? उस जमाने की जो भी सरकार थी, उस साल की जो भी सरकार थी, उसको तो हमने दिया है ना टैक्स यार। ऐसा तो नहीं है कि हम चोरी करके बच के निकल गए। लेकिन सरकार की आर्ग्यूमेंट आप देखिए, ये ना आर्ग्यूमेंट सरकार की तरफ से है कि एक बैकवर्ड लुकिंग टैक्स होता है जो कि नेशंस के द्वारा यूज करा जाता है टैक्सेशन एनोमलीज को दूर करने के लिए। अरे टैक्सेशन एनोमलीज कहाँ से आ गई? उस टाइम पर जो भी सरकार होती है, तो आप जैसे अभी टैक्स मतलब ले रहे हो, हर साल चार्ज कर रहे हो, तो आपके आपको देखना है ना ये, तो कि आप कैसे टैक्स मतलब वसूलोगे, क्या कितना फाइन लगाओगे? आप ये कैसे बोल सकते हो कि पास में ट्रांजैक्शन हुई थी और हमें लगता है कि इतना टैक्स देना चाहिए था? आपको तो फिर ये लगेगा कि ऐसे तो पूरी कंपनी दे देनी चाहिए थी आपको, तो आप तो पूरी कंपनी हड़प के बैठ जाओगे, है ना, कि नए और एडिशनल पास टैक्स, क्योंकि आप तो सरकार, आप तो कुछ भी कर सकते हो, यू आर द सॉवरेन अथॉरिटी। लेकिन और देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि कंपनीज कुछ कुछ कभी कभार लीगल लूप होल्स ढूंढ लेते हैं, तो लीगल लूप होल्स ढूंढ लेते हैं तो टैक्स लगाना भी तो आपका काम है। और चलो ठीक है, जो भी है, पास्ट में आप जाकर इतनी पुरानी पुरानी चीजें कैसे डिमांड कर सकते हो? ठीक है, तो यहाँ पर और बात करते हैं। आप, आई थिंक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता लगी गई होगी। इट अलाउज अ कंट्री, ये कंट्री को अलाउ करता है, उसकी सरकार को अलाउ करता है कि वो एक नया रूल पास करे कि वो सर्टेन प्रोडक्ट्स को टैक्स करने जा रहे हैं, किसी आइटम को, किसी सर्विसेज को, ठीक है, और कंपनीज को चार्ज करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है, एक ऐसे टाइम पीरियड से,
एक ऐसे टाइम पीरियड से जो कि आज की डेट से पुराना टाइम पीरियड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो एग्जांपल दिया था कि ऊपर 2012 का टाइम पीरियड, 2012 का टाइम पीरियड है, पुराना टाइम पीरियड है ना, और आज है 2022। तो टाइम बिहाइंड द डेट जिस पे लॉ वो पास हुआ है, ठीक है, उससे पहले मतलब उस डेट पे मतलब वो वाली चीज लागू करी जाती है, ठीक है। बिहाइंड द डेट मतलब रेट्रोस्पेक्टिव डेट, पुराना आज से, ठीक है। कि मतलब सोच के देखिए ये कितनी मतलब अजीब बात है कि 2022 में बैठकर एक मतलब लॉ आया, वो ये कह रहा है कि 2017 के अंदर ये कुछ कंपनीज हैं, ABCD, इन्होंने टैक्स प्रॉपर तरीके से जो देना चाहिए था वो नहीं दिया सरकार को, इसलिए हम इन पे ना एडिशन टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो ये कंपनी बोलेंगी नहीं क्या? इनको गुस्सा नहीं फील होगा कि 2017 में दिया तो है टैक्स जितना आपने मांगा था, सरकार ये कह रही नहीं नहीं वहां पर टैक्स एनोमली थी, हमने जब देखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, हमने देखा तो आपने उतना टैक्स नहीं दिया। तो कंपनी बोलेंगी ना कि आपको फिर बोलना चाहिए था उस टाइम पे, आप अभी आकर क्यों बोल रहे हो आज से 5 साल बाद। ये चीज होती थी, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ है ना, ये 2012 में यूज करा गया था, इसलिए मैं 2012 को बेस मान के आपका एग्जांपल मैं आपको बता रहा था। और इसकी मदद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर मिल गई थी कि वो ना डिमांड कर सकते थे एडिशनल टैक्स डिमांड, ठीक है, किस चीज पर? कैपिटल गेन्स पर। कैपिटल गेन्स कुछ नहीं होता दोस्तों, कंपनी के प्रॉफिट को कैपिटल गेन्स कहते हैं, ठीक है। कैपिटल गेन्स पर जो कि कंपनी, सरकार ये बोलती थी कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता है ना अगर किसी भी एसेट का, प्रॉपर्टी का, जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड, और कंपनीज अगर ऐसा करती हैं तो बैक डेट में जाकर सरकार सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार इस तरीके के रेट्रोस्पेक्टिव लॉस को लाकर एडिशनल टैक्स रेवेन्यू डिमांड कर सकती है कंपनी के कैपिटल गेन्स में, कंपनी के प्रॉफिट पे, जो कि चीज़ कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। और फाइनली ये चीज़ ऑब्वियसली बात है अच्छी नहीं थी, तभी तो मतलब स्क्रैप हो गई ना। क्योंकि मेन तो दिक्कत यही है कि आप इंडिया में फिर इन्वेस्टमेंट इस तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपका चलो एडिशनल रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो कंपनीज बाहर बैठ के सोच रही थी ना अभी तक के हिंदुस्तान में आना चाहेंगी और इन्वेस्ट करना चाहेंगी, वो अपने कदम पीछे खिसका लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग ये डिस्कस करते हैं, सरकार ये जो टैक्सेशन लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2021 लेकर आई ना, इसके तहत सरकार ने कौन कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस करे। तो सबसे पहले सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर अमेंडमेंट करा था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर सरकार के द्वारा अमेंडमेंट करा गया है। तो उसके सेक्शन 9 के अंदर अमेंडमेंट करा गया, जिसके तहत सरकार ने ना जो डिमांड थी ना कि आपको टैक्स देना पड़ेगा बैक डेट पे जाकर, इसको नलीफाई कर दिया है कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो भी है इंडियन एसेट्स का, जो कि इंडियन एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी 28 मई 2012 से पहले करा गया है, याद रखना पहले जो करा गया सरकार ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं पूछेंगे आपसे स्पेसिफिक डेट कि ये बताओ, आप साल 2012 याद रखना, आप ये मई और ये डेट वगैरह छोड़ो, आप 2012 याद रखना, क्योंकि अगर वैसे भी आपको जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ जो है वो अगर ये याद है कि 2012 में आया था, तो वैसे भी आपको ये याद होना चाहिए कि कुछ कंडीशंस इसके लिए फुलफिल करनी है। तो आपकी जो डिमांड है टैक्सेशन की, सरकार ने बोला जो हमने डिमांड करी थी वो फिर उसको हम नलीफाई कर देंगे कि स्पेसिफिक कंडीशन जैसे विड्रॉ, आप जो आपने जो भी अपील कर रखी है अलग अलग ट्राइब्यूनल्स के आगे, जो भी पटिशन जो भी आर्बिट्रेशन है उसको विड्रॉ कर लो, ठीक है। तो हम एक तरीके से आपकी डिमांड को नलीफाई कर देंगे। देखो बात तो वही हुई, सरकार को करना वही पड़ा अल्टीमेटली जाकर, और 10 साल ऑलमोस्ट सरकार ने वेस्ट कर डाले इस लॉ को लाकर, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो माहौल था ना वो बहुत ज़्यादा इससे जो कंपनियां थी बाहर की जो इन्वेस्ट करना चाह रही थी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉस की वजह से, वो अपने पैर पीछे खिसका ले रही थी। सरकार ने फिर ये भी बोला, देखो यहाँ तक बोल दिया सरकार ने कि वो रिफंड जो है कर देंगे किसी भी अमाउंट का, अगर इन केसेस के अंदर कुछ अगर पैसा वैसा लिया गया तो, अंडर सेक्शन 244A। लेकिन सरकार ने एक चीज बहुत साफ कर दी है कि अगर 28 में 2012 के बाद, ये याद रखना बाद, आफ्टर है ये, इसके बाद अगर इस डेट के बाद कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हुई है जो कि ऑफशोर ट्रांजैक्शन है, ऑफशोर ट्रांजैक्शन का मतलब बहुत सिंपल होता है दोस्तों, फॉरेन ट्रांजैक्शन, इंडिया के बाहर अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है और वो भी सरकार ने डेट बोली है 28 में 2012 के बाद, तो ये स्टिल टैक्सेबल है, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉस जो था वो था इससे पहले वाली डेट पर, 28 में 2012 से पहले वाली डेट पर। देखिए यहाँ पर ये पहले था तो सरकार ने यहाँ पर बोला ठीक है हम नलीफाई कर रहे हैं, हम रिफंड भी कर देंगे, लेकिन इसके बाद अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऑफशोर हुई है, इंडिया के बाहर हुई है, तब तो सरकार के पास टैक्स बनता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने बोला एज देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, ठीक है। यहाँ पर
ये कोई रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये तो उसके बाद की बात है ना, जहाँ पर बट आफ्टर आ गया तो वो रेट्रोस्पेक्टिव कैसे हो सकता है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब तो बिफोर डैट पर्टिकुलर डेट होता है ना, एक पर्टिकुलर डेट, जैसे आज की कोई तारीख है तो उससे पहले का होगा ना। तो कुल मिलाकर बस आप ये समझिए लास्ट पॉइंट में कि फॉरेन ट्रांजेक्शन्स अगर होगी, उनसे अगर प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है, कैपिटल गेन जनरेट करती है, तो उसको वो तो टैक्सेबल इनकम है। ठीक है। अब दोस्तों पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इंडिया में जो सरकारों के पास ये जो राइट होता है टैक्स लगाने का, तो ये क्या है और इसके ऊपर लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट टू टैक्स जो है वो क्या है। राइट टू टैक्स देखिए एक कोर सॉवरेन पावर है, हर एक कंट्री के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो सरकार है, वो मतलब देश चला रही है। हमारे देश में 5 साल के लिए देश चलाने के लिए सरकार है, जो कि जिसको जनता ने चुना है। तो उसके पास संविधान ने उसको ये अधिकार दे रखा है कि यू कैन इम्पोज टैक्स एंड सर्टेन चार्जेस। जैसे आप सेकंड पॉइंट पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये एम्पावर कर रखा है सरकार को, बहुत ईजी सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि वो लेवाई कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं सर्टेन टैक्सेस एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। कि मतलब ऑलरेडी अगर कोई किसी चीज़ के ऊपर अगर जो है टैक्स वगैरह चार्जेस अगर फिक्स्ड है, उसके अलावा मतलब जो फिक्स्ड है, जो कि अगर कहीं पर लिख रखा है कि ये इतने ही रहेंगे, इतनी ही फिक्स रहेगा, इतनी ही फीस रहेगी, तो वो तो चलो ठीक है। अथॉरिटी ऑफ द लॉ का मतलब ये भी वाली बात है, ऑब्वियस सी बात है कि पार्लियामेंट अगर कोई बिल लेकर आती है और कल को वो अगर एक एक्ट बन जाता है, तो वैसे भी लॉ की अथॉरिटी तो उसके पास होगी, तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के बात तो सरकार के ऊपर ही आ जाती है। ठीक है, ऐसी क्योंकि आपको पता है ना पार्लियामेंट तो क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव कौन है? सरकार। लॉ एग्जीक्यूटिंग, लॉ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर एक चीज बोली गई है, ध्यान से पढ़ना लाइन को। दो अपहेल्ड बाय इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल्स एज वेल द बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ठीक है, ये कुछ लिमिट्स लगाती है सरकार के इस राइट के ऊपर। ठीक है, मतलब दो बॉडीज के नाम इन्होंने दे रखे हैं, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, इसके द्वारा टैक्सेस की जो पावर होती है ना सरकार को लाने की, इन ट्राइब्यूनल्स के द्वारा अपील करी जाती है कि ऐसा भी ना हो ना, मतलब ये आप समझ गए ना। ये इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ये देखता है कि टैक्स जो है एक फेयर अमाउंट से लग रहे हो। ठीक है, ऐसा भी ना हो ना, क्योंकि यहाँ पर ट्राइब्यूनल्स का मतलब क्या है, लोग फिर चले जाएंगे, लोग फिर यहाँ पर इन ट्राइब्यूनल्स के अंदर क्या कहते हैं अपील करने सरकार के खिलाफ चले जाएंगे, वो टैक्स पे कर ही नहीं पाएंगे। अब कल को ऐसा भी ना हो ना कि सरकार ये बोल दे, जो मैं क्या आपको बता रहा था कि 90% आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है ये कुछ लिमिट्स लगाती है इस सरकार के राइट के ऊपर। जैसे नंबर 1 है एक्सप्रोप्रिएशन। एक्सप्रोप्रिएशन का ये मतलब होता है कि सरकार ना कभी भी किसी की प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट नहीं करेगी या क्लेम नहीं करेगी किसी की प्रॉपर्टी पे अगेंस्ट ओनर विशेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर कि आपकी विशेष के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली गई है, ऐसा नहीं है कि राइट टू प्रॉपर्टी आप मान लिया कि हमने पढ़ा था पॉलिटी की सीरीज में कि वो फंडामेंटल राइट है, राइट नहीं है, ठीक है मान लिया, लेकिन वो लीगल राइट तो है ना। ऐसा तो नहीं है कल को भाई मेरी प्रॉपर्टी पर सामान लग गई तो वो सरकार कहे कि आपका घर आज से हमारा हो रहा है। कोई कन्फिस्केशन नहीं होगा, किसी की प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं होगा अगेंस्ट ओनर विशेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट देखा जाएगा, डेट इज टैक्स जो होनी चाहिए वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए। कि मतलब अगर किसी रिच पर्सन के ऊपर, जैसे अंबानी और अदानी के ऊपर, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर मान लीजिए कि अगर वो 100 रुपये का प्रोडक्ट है, ठीक है, और उनको 50% अगर टैक्स देना पड़ रहा है, तो गरीब आदमी के लिए भी पूरे पर्सन के लिए भी आप ऐसे ही करो नहीं। टैक्सेस जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे इनकम टैक्स जो होती है स्लैब जो होती है, आपको पता है ना, वो इनकम के हिसाब से मतलब वो होती है कि अगर इतने से इतनी इनकम है तो इतना टैक्स, इतनी से इतना इनकम है तो इतना टैक्स। ठीक है, 2016 के अंदर क्या हुआ, इंडिया ने एक मॉडल फ्रेम करा, इंडिया फ्रेम मॉडल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मॉडल, जिसके अंदर इंडिया ने क्या करा, इट एक्सक्लूडेड टैक्सेशन मेजर्स फ्रॉम इट्स स्कोप। ठीक है, कुछ कुछ टैक्सेशन मेजर्स को उसने लाइट करा। ठीक है, ताकि ये जो हमने पढ़ा था ना इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, इनका इंटरफेरेंस जो है वो कम हो जाए, कि जो सरकार जो टैक्स लगा पाती है इस चीज़ में, क्योंकि हर कोई फिर ये चला जाता था कि सर देखिए मतलब इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट के पास चले जाता था। तो यहाँ पर बेसिकली ना इन्वेस्टर जाते हैं, मतलब जो बाहर की कंपनीज है जो इन्वेस्ट करती है कि इतना टैक्स देखो हमसे ले रहे हैं, इतना टैक्स वो ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ रहे हैं बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जैसे कोई एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कोई एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो मतलब वो जो कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया से आई है, कल को उनको लगता है कि इंडिया में फेयर तरीके से टैक्स जो है वो नहीं लगाया जा रहा, डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है, तो वो इस ट्राइब्यूनल के अंदर जा सकते हैं। तो अब ये ट्राइब्यूनल बहुत बड़ा हो जाता था, सरकार को फटकार लगाता था। तो सरकार ने मॉडल बीआईटी 2016 के अंदर फ्रेम करा,
जिसके तहत सरकार ने टैक्सेशन मेजर्स को कुछ कुछ मतलब लाइट करा, मतलब थोड़ा सा उनके अंदर रिलैक्सेशन दी ताकि कंपनीज को मतलब कोई दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ है, ठीक है। कंक्लूजन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो नया लॉ है ये देखना चाहिए सरकार को। जैसे रेट्रोस्पेक्टिव लॉ से काफ़ी ज़्यादा सबको दिक्कत थी, तो अब क्योंकि ये स्क्रैप कर दिया गया और जो नए चेंजेस लाए गए हैं, तो ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, ताकि ये सबको पॉजिटिव सिग्नल भेजे जो कि इन्वेस्टर्स हैं, जो कि इंडिया के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर बढ़े, ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो, और कोविड-19 के बाद जो कंपनीज हैं उनकी अच्छी रिकवरी हो, ताकि इंडिया एक बेटर डेस्टिनेशन बने इन्वेस्टमेंट का, इंडस्ट्रियल बेस का। और सरकार भी अगर एक फेयर अमाउंट से अगर टैक्स लेगी, और इस तरीके के जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉज वगैरह जिनकी कोई सेंस बनती नहीं है, और फाइनली स्क्रैप तो करना ही पड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेंस बनती नहीं है, तो अपने टैक्स बेस को सरकार फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर करके कि रेदर देन कि आप 4 कंपनीज से 90% टैक्स ले लो, तो बेटर तो ये है ना कि आप 10% टैक्स लो और यहाँ पर 4,000 कंपनियों को इन्वाइट करो इंडिया में, ठीक है। इससे हायर ग्रोथ होगी और वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ का जो माहौल है वो भी बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि जब ये कंपनी बंद करके वापस समेट कर अपना बिजनेस चली जाती थी ना, तो यहाँ पर बात आ जाती थी, जितने लोग जैसे मतलब मान लीजिए अभी टॉप कंपनीज हैं कोई आई हैं एमएनसीज, अब वो खुश नहीं है सरकार के इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से लेकर, उन्होंने अपना क्या कहते हैं सब कुछ पैकिंग करी और वापस अपने कंट्री लौट गए। इससे हमारे देश में जो कि एमएनसीज के इतने ल्यूक्रेटिव पैकेजेस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ता है ना, ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।